प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेन तिवारी सर। या एक जलेबी झपट होती थी कि दोनों हाथ बांध दी और उसको पकड़ो, बड़ी जोर से स्लैप किया, थप्पड़ मारा बड़ी जोर से, झन्ना आ गया दिमाग। नहा नहीं पाते, आपको खुजली हो जाती है, आप खा नहीं पाते, आप डॉक्टर लगते ही नहीं, आप ऐसा लगता है कि किसी ने आपको। वहां पर 6 महीने करते करते मेरे को वहीं से ही राम मनोहर लोहिया दिल्ली में मिल गया और 3 साल मैंने रजिस्ट्रारशिप वहां करी। तो करिए डिलीवरी और सीजर के चार्जेस बराबर हो जाएं तो आदमी ये भी कहेगा कि पैसे बनाने की थोड़ी सी कम कर दें, वो है हरी वरी एंड करी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार 24 में। आज का जो मेरा शो है बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद है वन ऑफ द बेस्ट सर्जन। एक्चुअली बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ मैंने पॉडकास्ट किया है, लेकिन ऑफ द ईयर जब इनसे मैं बात कर रहा था तो मुझे लगा कि एक सर्जन के साथ एक बहुत ही महान व्यक्ति भी है। तो आइए स्वागत कीजिए प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेन तिवारी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में और एक्चुअली थैंक यू कि आपने टाइम दिया। मुझे पता है डॉक्टर्स की लाइफ कैसी चलती है। थैंक यू आपका रियली कि आपने टाइम दिया और इतनी बातें बोली। एक्चुअली तैयार हैं आप, क्योंकि मैं आपकी लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीजें जो कोई नहीं जानता था वो ऑन कैमरा आपसे बुलवाने वाला। पूछ लीजिए आप जो पूछना है। एक्चुअली मैं आपके स्कूलिंग से शुरू करता हूँ जी। आज आप इतने सक्सेसफुल सर्जन हैं, डॉक्टर हैं। बच्चे कैसे थे? आप टीचर्स को परेशान करते थे या पढ़ाकू टाइप के थे? हम दोनों तरह के थे, मतलब पढ़ते भी थे और हमारे टाइम पे जो खेल होते थे वो बड़े उछल कूद वाले खेल हुआ करते थे। पेड़ पे चढ़ गए, नीचे से ऊपर चढ़ के भाग के कूद रहे हैं, मतलब सिंपल सोफिस्टिकेटेड ऑनलाइन गेम टाइप के नहीं हुआ करते थे। तो हम उस तरह के इसमें फिजिकल गेम्स स्कूल में भी जो होते थे कि वो चेयर रेस है या एक जलेबी झपट होती थी कि दोनों हाथ बांध दी और उसको पकड़ो, तो इस तरह के बहुत सारे गेम, दौड़ कूद, ये सब करते थे। अच्छा, एमबीबीएस में रैगिंग हुई थी आपकी? बहुत अच्छे से हुई। कोई एक किस्सा छोटा सा आप सुनाना चाहें? ज्यादा मत सुनिए, बस एक बाकी के अलावा जो कॉमन इंसिडेंट था कि हम 3 लोग एक साथ वहां गए थे। मैं, एक डॉक्टर प्रमोद गोयल जो अभी यहाँ ईएनटी सर्जन है मथुरा में, और एक डॉक्टर नीरज कुमार जो उस समय एस्कॉर्ट्स, फोर्टिस एस्कॉर्ट दिल्ली में कार्डियक एनेस्थीसिया जो हार्ट सर्जरी जो होती है उसमें जो बेहोशी देते हैं उनके डायरेक्टर है, वो बड़ी पोस्ट पर है। तो हम तीनों एक साथ गए थे, ऑल इंडिया से सिलेक्ट हुए थे, जा रहे थे। तो किसी ने कहा कि ये होता है कि साहब मूछें कटा के जानी होती है, तो किसी ने कहा कि यहां जरूरत नहीं पड़ती। तो हम तीनों चल दिए। कॉलेज के बाहर बस ने उतार दिया, पता था नहीं, शुरू के दिन थे, थोड़ा ऐसा ही था, डर भी था और खुशी भी थी। जब चल दिए तो कुछ अजीब से 2-3 लोग आए। तो वहां पर क्या है कि ट्राइबल्स भी कोई आते, तो मेरे ख्याल से वो ट्राइब्स वाले होंगे। तो उनको लगा कि शायद ये मेडिको हैं, तो हमसे पूछते हैं कि तुम लोग कैसे घूम रहे हो, तुम लोग सिलेक्ट हुए हो? तो हमने कहा हाँ। तो मैं तो आगे निकल गया, पीछे प्रमोद गोयल ने कह दिया हाँ हम सिलेक्ट हुए। वो बड़ा 30 मार की बात है। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे बड़ा घूम रहे हो। उसने पकड़ा, बड़ी जोर से स्लैप किया, थप्पड़ मारा बड़ी जोर से, झन्ना आ गया दिमाग। तो पीछे दूसरे वो जो खड़े थे अब वो जा तो सकते नहीं थे, तो तुम भी, बोले हाँ तुम भी आ जाओ। इतना जोर का पड़ा था कि मतलब उसके बाद फिर उनने बताया कि वह क्लासरूम है और जाके बैठ गया, ऐसा लगा कि आग निकल रही है। तो ये एक अजीब सा इंसिडेंस है। बाकी रैकिंग बहुत होती है, हर तरह की होती है, अच्छी भी होती है। और रैकिंग का मेन फायदा ये होता है उस समय कि 1 साल तो आपको झेलना है, 1 साल बाद सीनियर्स आपको झेलते हैं फिर हर चीज में। आप कहीं भी उनसे मिल जाएंगे ना, आप पैसा खर्च करना, कहीं बस में जा रहे हैं तो किराया नहीं देना, कोई दिक्कत आ गई तो वो ही हेल्प करेंगे। तो ये सब चलता था। अच्छा, एमबीबीएस के बाद में ना बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एमडी है या सर्जन में भी बहुत सारे होते हैं। एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये जनरल सर्जन वाला ही क्यों चुना? एक्चुअली कहीं तो मन में था सर्जरी लेना, एक बात तो यही है। दूसरा, हमारे टाइम पर जैसे कि अब ऑनलाइन काउंसलिंग बहुत ज्यादा होती हैं, तब इतनी नहीं हुआ करती थी। हमारा शुरू का 3rd या 4th बैच था ऑल इंडिया का प्री मेडिकल में, और प्री पीजी की भी शुरुआत तभी हुई थी ऑल इंडिया से।
तो जो ऑप्शन हमारे पास थे, हम लोगों को बहुत अंदाज, जैसे आज हम सब कुछ जानते हैं नेट के माध्यम से कि गुजरात में ये है, साउथ में ये है, कर्नाटका में ये है, नॉर्थ इंडिया में ये है। तब हमें कुछ पता नहीं था, तो हमें लगता था साहब अपने स्टेट में हिंदी बेल्ट में रहना है, एक बात। दूसरा, एक सिस्टम चलता था कि ये रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है या नहीं, जो कि अब उतना नहीं है। तो ये होता था कि रिकॉग्नाइज, जैसे कि सर्जरी में ही मेरे इंटरेस्ट था, तो मेरे को अहमदाबाद में एनएचएल मिल रहा था, और इट वाज ए वेरी 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 गुड कॉलेज, रेप्यूटेड कॉलेज। लेकिन मैंने रीवा से उठाया, ऑल इंडिया से मैंने मेडिकल जबलपुर से उठाया था, और ऑल इंडिया से ही सर्जरी रीवा से उठाया था। तो चॉइस थी और प्लस अपनी बेल्ट थी, इसलिए कुछ जगहों को छोड़ दिया, और सर्जरी इसलिए लेके मन में था कि सर्जरी लेनी है तो ले ली। अच्छा, सर्जरी के एमएस के जो टाइम थे उनकी ट्रेनिंग में कोई ऐसा दिन है कोई कि बड़ा हार्ड दिन रहा हो? सारे दिन कम से कम 1.5 साल तो साहब इतने हार्ड होते हैं, और उस समय पीजी कम हुआ करते थे, अब तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 6-7 लोग हमारे साथ में हुआ करते थे कि मतलब हम 3-3 4-4 दिन नहा नहीं पाते थे, खुजलियां हो जाती थी। पीजी करते समय हाउस जॉब 1 साल का होता है, 2 साल का उसके बाद होता है, टोटल 3 साल का होता है। इतना हेक्टिक होता है, इतना हेक्टिक होता है कि आप 3-3 4-4 दिन रूम पर नहीं जा पाते हैं। आज भी पीजी इतना ही हार्ड है, नहा नहीं पाते, आपको खुजली हो जाती है, आप खा नहीं पाते, आप डॉक्टर लगते ही नहीं, आप ऐसा लगता है कि किसी ने आपको लेबर, हाँ यस यस, चारों तरफ आपके वो डायपर लटका हुआ, कहीं कुछ रखा कहीं कुछ रखा, हर चीज आप पे रखी है, तो बहुत अजीब था वो। अच्छा, मैं देखता हूँ, आप भी देखते होंगे फोन पे, आजकल डॉक्टर्स का ऐसा लगता है जैसे रॉयल लाइफ है। बहुत सारे डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जैसे ओपीडी में जा रहे हैं तो एक कैमरामैन उनके साथ में चल रहा है। एक्चुअली मैं ना आपका सुबह से शाम तक डेली रूटीन जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर की लाइफ कितनी हेक्टिक होती है। देखिए, अगर आप अपने जनरेशन में पहले हैं तो आसान नहीं है। अगर आपके पास सिस्टम बना हुआ है तो ये रिलेटिवली आसान है, क्योंकि आपको अपना वजूद बनाना है, आपको अपना सिस्टम या हॉस्पिटल या क्लिनिक बनाना है, आपको उसके बाद उस जगह पर मेंटेन करना है। तो जहां तक रूटीन का सवाल है, यूजली मेरी आदत है बहुत समय से कि मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, क्योंकि लेट सोता हूँ। उठने के बाद में जनरली मैं थोड़ा देर घूमता हूँ, गार्डन में बैठता हूँ, जो अब है, पहले नहीं था तो नहीं बैठता था। और उसके बाद में हॉस्पिटल्स में, जैसे पहले, अब बात करूं मैं मथुरा आने के बाद, तो ब्रिज चिकित्सा संस्थान में जाता था। अभी सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स में जाता हूं 2 घंटे के लिए, और फिर ये अपने हॉस्पिटल में आ जाता हूं। शाम यही हो जाती है। हमारे फील्ड में फ्रीलांसिंग होता है कि कुछ कुछ जगह जाकर आप केस करते हैं, तो हर जगह तो संभव नहीं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ही चाहते हैं और आपको भी लगता है कि वो एक ठीक है, तो वहां आप चले जाते हैं। तो एक आध जगह शाम को वहां चला जाता हूँ। रात में कभी कोशिश करते हैं कि कुछ जो एंगेजमेंट्स हैं या किसी से मिलना है या कुछ पार्टी है या मैरिज, इनको कवर कर लें, पर हेक्टिक होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई दिन याद है आपको कि आपने, वाइफ ने, बच्चों ने मिलकर एक प्लानिंग बनाई हो कि आज हम यहाँ घूमने वाले हैं, और सब कुछ प्रिपेयर हो गया हो, और एक अचानक से कॉल आता है कि आपकी जरूरत है, तो आपको ऐसा फील आया था कि यार क्यों ये जॉब है? ये बहुत बार हुआ। तो कोई किस्सा याद है आपको? किस्सा तो खैर इसमें एग्जैक्टली ऐसा ध्यान नहीं, लेकिन इतनी बार हुआ कि जैसे कि लोकल जब भी हम प्रोग्राम, सपोज करिए कि हमने बनाया कि हमें अपनी गाड़ी से जयपुर जाना है या उदयपुर जाना है। पहले हम लोग क्या करते थे कि अपना एक ग्रुप सा बनाते थे और अपनी गाड़ी से जाते, उसका एक मजा होता था। तो मालूम पड़ा कि निकलने का टाइम है 12 बजे, और उसी समय मुझसे ज्यादा आती है गायनी की प्रॉब्लम मैडम की। अब साहब सीजर आ गया, वो पहचान का आ गया, वो उसी दिन आएगा, ये मतलब ये कन्फर्म है, और आपका टाइम हो गया लेट। आप तो परेशान है ही हैं, बच्चे पर्चे चढ़ा रहे हैं, और जो साथ वाले जा रहे हैं वो भी गाली दे रहे हैं, लेकिन सबको समझा रहे हैं किसी तरह से। वहां जाके भी समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बाद में हमने ये करना शुरू किया कि एक दिन पहले से हमने कहना शुरू कर दिया कि हम शहर छोड़ चुके हैं, तो हमारा सिस्टम सही बन गया, जिससे अपॉइंटमेंट आए ही ना। सबको पता है कि हम है ही नहीं।
अच्छा, शुरुआत में जब आपने सर्जरी स्टार्ट की थी तो एक मेंटली प्रेशर रहा होगा आपके पास में। पहली सर्जरी आपको याद है, क्या प्रेशर था वो? मैं बताऊं, एक्चुअली 2001 में एमएस करने के बाद मैं गया दिल्ली। तो पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल या सेंटर था, फ्रेंड्स मेडिकल सेंटर करके, लाजपत नगर में। वहां पर मैंने काम किया, जहां पर एक दिन काम करना था और एक दिन छुट्टी मिलती थी। रहना और खाना फ्री था और कुछ पैसे मिलते थे। तो उस एक दिन में जो छुट्टी मिलती थी, मैं पूरे दिल्ली की एक लिस्ट बनाई लोगों से मिलके कि 4 पार्ट में दिल्ली को बांटा। ये दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल में, और इनमें सब में हमको अपना सीवी डालना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक्सपोजर सर्जिकल बहुत ज्यादा है दिल्ली में, और अपॉइंटमेंट इंटरव्यू से होते थे उस समय। तो उस एक दिन में मैं तब दिल्ली में चला करता था कि 20 रुपए की टिकट ले लो और पूरे दिन किसी भी बस में कहीं भी घूमो। तो मैं 20 रुपए की टिकट ले लेता था और कहीं भी चल देता था। उसी की मेहनत के बाद मुझे लगभग 4 महीने बाद में संजय गांधी एक हॉस्पिटल है 200 बेड का, मंगोलपुरी, नई दिल्ली में, उसमें सर्जरी में रजिस्ट्रारशिप मिली। क्योंकि उस समय उनका पूरा सर्जरी वाला का बैच, सारे जो डॉक्टर्स थे, सर्जन थे, वो जा रहे थे वैष्णो देवी की यात्रा पे, और मैं वहां पहुंच गया। तो मुझसे उनने, जो हेड था, पूछा कि तुम करोगे? मैंने कहा सर मैं तो रोज आता ही इसीलिए हूं। तो बोले ठीक है, आज से करो। वो वैष्णो देवी गए और मेरा वहां पे काम हो गया है। वहां पर 6 महीने करते करते मेरे को वहीं से ही राम मनोहर लोहिया दिल्ली में मिल गया, और 3 साल मैंने रजिस्ट्रारशिप वहां करी। वहां भी आलम यह था कि जो पीजी फर्स्ट ईयर की तरह कि दिन भर पैर के, मतलब जैसे कहते हैं कि पूरे दिन हमारे बॉस थे डॉक्टर गांगुली और डॉक्टर के एन श्रीवास्तव। डॉक्टर के एन श्रीवास्तव इस समय एडिशनल डायरेक्टर मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के हैं। डॉक्टर गांगुली अभी घर पे बैठे हुए रिटायर हो गए थे। तो इन लोगों ने इतना वर्क दिया, इतना वर्क दिया कि मतलब जब मेरी फर्स्ट डॉटर हुई तो मैं 2 दिन नहीं गया, तो मुझसे वो कहते हैं कि तेरे को क्या करना है वहां पे, बच्चा तेरे को थोड़ी करना है, ना रखना है। तो मैंने कहा सर मेरे घर वाले भी यही कहते हैं कभी कभी कि बिना तुम्हारे एक अस्पताल नहीं चलेगा। हाँ, ये बात भी है। ये मैंने बोला उनसे। तो इतना था। जहां तक आपने पूछा कि फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उस आरएमएल से इतना वर्क एक्सपोजर था कि डर तो था नहीं। ये मन सा जरूर थी, क्योंकि आरएमएल में क्वालिटी भी मेंटेन करनी होती है। तो ये था कि आपको बेटर ही करना है डेली पहले से, जो आज भी कोशिश करता हूं। तो बस यही था कि किया, और बहुत हीरोइक काम में एक्स्ट्रा कभी करता नहीं हूं कि भाई नहीं बनता फिर भी कर दिया, या नहीं जरूरत फिर भी कर दिया। भगवान ने साथ दिया, सब कुछ ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपके बारे में पढ़ रहा था, तो लेजर सर्जरी के एक्सपर्ट हैं आप। एक्चुअली मुझे समझाइए थोड़ा सा कि बाकी सर्जरी से ये कैसे अलग है और ये कैसे काम करती है। देखिए, लेजर को अगर पहले हम समझें कि लेजर एक पिन पॉइंट प्रिसाइज एनर्जी है। जैसे कि अभी चाइना ने लेजर से हमें चंद्रमा पे छोड़ के वापस बुला ली, लेजर से अपन टारगेट करते हैं वेपन, ऐसे सर्जरी में आई है। ये एक बहुत जबरदस्त एनर्जी है। अगर हम इसको प्रिसाइजली यूज करें तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और जरा भी गड़बड़ होता है तो डैमेज भी उतने ज्यादा है। खास तौर से ये फिशर है, फिस्टुला यानी भगंदर है, पाइल्स यानी हेमोरॉइड्स या बवासीर भी कहते हैं, वो है। एक पाइलोइडल साइनस होता है, पीछे पस का ट्रैक बन जाता है, बाल भीतर चले जाते हैं। वेरिकोज वेन, जो खून की नसें बढ़ जाती हैं, इन सब में इसका बहुत ही अच्छा रोल है। और आज की डेट में इनके ट्रीटमेंट के लिए लेजर इज सपोज टू बी बेस्ट वे विद और विदाउट सर्जरी। अच्छा, जनरल सर्जरी जो आपका लिखा हुआ था वो भी मैं पढ़ रहा था, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स की सर्जरी आप करते हैं? एक्चुअली जनरल सर्जरी में हकीकत तो है कि सारी सर्जरी जाती हैं। तो मैं छोटी मोटी सिलसिले, जैसे कोई गठान है, ये है, कान के सिलना है, थायराइड है, इसकी सर्जरी में करता था, मथुरा में पहले बहुत करता था। पेट की हैं, इंटेस्टाइन की हैं, अपेंडिक्स की हैं, पित्त की थैली की है, आंत फूटने की है, आंत में रुकावट की है, वेरिकोज वेन की है, कहीं कोई गठान की है, फिशर, फिस्टुला, पाइल्स है। आप जो भी सोच सकते हो लगभग सभी कुछ आती है।
अच्छा, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे जो होती है वो सर्जरी भी आप परफॉर्म करते हैं? हाँ, हम कर लेते हैं, क्योंकि करते हैं। और उसमें खास तौर से हम लोग की इम्पोर्टेंस तब ज्यादा होती है जब ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन ब्लीडिंग हो जाती है, तब फिर हमें बुलाया जाता है कि अब इसको रोको। ये थोड़ा समझाइए आप मुझे। इसमें समझिए कुछ ज्यादा कुछ मत, कि होता क्या है कि जब ब्लीडिंग नहीं रुकती ना, तो बेसिकली सर्जरी याद आता है। वो कोई भी इलाका हो, कोई भी शहर हो, कोई भी देश हो। तो यहाँ भी जैसे मान लीजिए कि अब ब्लीडिंग हो रही है, किसी ने सीजर किया, हमने नहीं किया, अब नहीं रुक रही है, तो या तो एक वेसल बांधनी होती है, हमें बोलते हैं इंटरनल इलियक लाइगेशन, या उसको रिपेयर करना हो, या बच्चेदानी को ऑन टेबल उसी समय निकालना हो, इन सब में फिर हम ही को बुलाया जाता है। अच्छा, कई सारी वीडियोस में मैंने देखा है कि पेशेंट ऐसा क्लेम करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल थी, पर डॉक्टर्स ने पैसा बनाने के लिए उसे सिजेरियन किया। एक्चुअली मैं ये केसेस, मतलब व्यूअर जानना चाहते हैं कि ये होता क्या है ऐसा। सबसे शायद सबसे अच्छा सवाल यही है, हालांकि मेरे फील्ड का नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी अगर आप ध्यान से देखें तो नॉर्मल डिलीवरी में यूजली 24 घंटे डॉक्टर वहां ना बैठे तब भी काम चल जाता है स्टाफ से जो ट्रेंड होता है, और वो कम्युनिकेशन में रहता है। डिलीवरी के समय डॉक्टर आ सकता है, प्लस छुट्टी नेक्स्ट डे हो जाती है, और पेमेंट भी जो मिलता है उसमें कुछ इतना ज्यादा एक्सेसिव खर्च नहीं आता। अगर आप सिजेरियन सेक्शन का सोचेंगे, या तो आप बहुत ज्यादा ले रहे हो, या आप मीडियम है जैसे हम लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं सोचते, तो आपको एनेस्थेटिक्स को भी देना है, आपको मेडिसिन भी आनी है, आपको 3 दिन पेशेंट को भी रखना है, आपको रिस्क भी ज्यादा है मेडिसिन का या बेहोशी का या उसका। अगर आप रियल इनपुट या आउटपुट निकालेंगे ना, तो कम ही बैठेगा। और जब मैं दिल्ली में था, इसके एग्जाम्पल ध्यान आया, तो एक क्रेडल करके, जब मैं दिल्ली में था, तो अपोलो क्रेडल करके एक अपोलो ग्रुप ने, अपोलो हॉस्पिटल से शुरू किया था, उसमें था कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन के चार्जेस बराबर। अब मैं यही आपसे कहता हूं कि सपोज करिए डिलीवरी और सीजर के चार्जेस बराबर हो जाएं, तो आदमी ये नहीं कहेगा कि पैसे बनाने के लिए। तो पैसे पता नहीं कैसे लोग सोचते थे, सोच कर ना कोई इलाज नहीं है। अब आदमी क्या कहता है, गलत इंजेक्शन लगा दिया। आप मुझे एक भी फैक्ट्री का, एक भी कंपनी का, एक भी दवा स्टॉपेज का नाम बता दो जो गलत इंजेक्शन रखता हो। ये वो क्यों ही रखेंगे? क्यों रखेंगे? और किसको ऐसी अटक रही कि आज के जमाने में लगा के अपनी झंझट करवाए? नहीं सही, जेल किसी को नहीं जाना। तो जब बन ही नहीं रहा तो लगा कैसे? अब डिपेंड ये करता है कि हर इंसान की इम्यूनिटी अलग है। सपोज करो आपको कुछ दिक्कत हो गई हार्ट की, मुझे नहीं हुई। सपोज करो मुझे डायबिटीज हो गई, आपको नहीं हुई। सपोज करो आपकी लंबाई ज्यादा, मेरी कम है। ऐसी कुछ मेडिसिन किसी को रिएक्ट कर जाती है, या उसकी बॉडी में क्या चल रहा है नहीं पता। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में 4 लोग जख्मी हो गए बहुत ज्यादा। यहीं की बात है, जैत के पास की। 2 लोग बाहर ही एक्सपायर हो गए। तो वो इसलिए मर गए कि भगवान की मर्जी थी, भगवान नहीं चाहते थे। उनमें से 2 को केडी मेडिकल कॉलेज ले गए। आपने सुना होगा, हल्ला गुल्ला हुआ था करीब 3-4 महीने पहले अच्छा खासा। वो इसलिए एक्सपायर हो गया कि डॉक्टर की लापरवाही थी। अब आप बताओ, फिर उसमें आएगा कि जो मेन डॉक्टर था वो आया नहीं। अरे भाई, यहाँ तो प्रधानमंत्री का ऑपरेशन भी बाहर से राणावत साहब करके चले गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो यहाँ उसके बैठने की जरूरत थोड़ी है, मैनेज करता। अगर वो ही सब कुछ कर ले तो फिर स्टाफ क्यों रखें, हॉस्पिटल क्यों बनाए, बिल्डिंग क्यों रखें, बेहोशी वाला क्यों, बाकी क्यों? एक ही डॉक्टर सारा काम एक ही कर ले। तो ये बहुत ही विडंबना है। अच्छा, कुछ लोग कभी कर भी देते हैं, लेकिन बात वही है ना कि आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली में आपने काम किया है, मूवीज आप देखते हैं? हाँ। एक अक्षय कुमार की गब्बर मूवी आई थी, शायद आपको याद हो तो। उसमें एक सीन दिखाते हैं कि वो डेड बॉडी को लेके आता है, फिर उसे वो एडमिट कर लेते हैं और लाखों का बिल बना देते हैं। एक्चुअली हम छोटी सिटी में रह रहे हैं, पर क्या मेट्रो सिटीज में ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए, मैं बताता हूँ आपको। एक तो यह है कि कहीं ना कहीं विश्वास होता है कुछ चीजों पर। जैसे कि मान लीजिए एक नाम है मेरे जहन में है कि सर गंगाराम में जाऊंगा तो काम अच्छा होगा, या मेट्रो जाऊंगा तो ठीक होगा, या अमृता आज खुला है तो ठीक होगा। मेरे पास लोगों का विश्वास है कि यहाँ आएंगे तो काम ठीक होगा। दूसरा, जहां तक सवाल है कि डेड बॉडी का, तो आप खुद बताओ कि आपको लगता है कि डेड बॉडी को ले जाकर रख सकता है? हाँ, कुछ जगहों पर ये जरूर होता है
कि अगर मान लीजिए सांस चल रही है या रेस्पिरेशन आ रहा है, भले उनको दिख रहा है कि ये ब्रेन डेड हो चुका है, अब वो कह रहे हैं कि साहब इसमें रेस्पिरेशन आ रहा है, और घर वाले ये नहीं कह के दे रहे, लिख के कि निकाल दो, साइन नहीं कर रहे, तो क्या करें? कि डॉक्टर्स तो उम्मीद पे ही रहेंगे ना कि शायद कुछ पॉसिबल हो तो जाए। अब आप साइन कर दीजिए, निकाल देंगे, तो आप कर नहीं रहे। फिर जब पेमेंट की बात, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए जितने वेंटिलेटर पर रखे जाते हैं उनसे पेमेंट ना लिया जाए, तो क्या कोई कहेगा जबरदस्ती रखा था? नहीं, बिल्कुल। ये कहेगा कि और रखना चाहिए था। तो हर चीज घूम के आ रही है पेमेंट पे। आदमी करना नहीं चाहता, सुविधा सब चाहता है। अच्छा, एआई और रोबोटिक सर्जरी आजकल चल रही है, अब पता नहीं मिथ ही है, आप क्लैरिफाई करेंगे। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैंने देखा है कि एआई जो है वो बहुत सारे डॉक्टर्स के काम को रिप्लेस करेगी फ्यूचर में। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक मशीन ह्यूमंस के काम को रिप्लेस कर देगी? देखिए, ये हो सकता है कि जो जो मुझे लगता है, हो सकता है आगे कुछ भी हो जाए और मैं गलत हो जाऊं, कि इनिशियली जो नॉन सर्जिकल वर्क्स हैं वो किसी हद तक एआई में आ सकते हैं या एआई से इम्प्रूव हो सकते हैं। सपोज करिए कि ऐसी चीजें इतना फीडिंग कर दी कि अल्ट्रासाउंड करना और एआई ने करके निकाल दिया, तो वो इतना फीड है, जैसे कंप्यूटर गूगल में आप कुछ भी निकाल लो, किसी भी गली का नक्शा निकाल लो, कहीं भी जा रहे हो दुनिया में, आप उसमें डालो रास्ता आ जाएगा। इतना फीड हो जाए तो वो एआई उन चीजों में काम आ सकती है। लेकिन सर्जिकल में चांसेस सिर्फ एआई के इसलिए मुश्किल है कि हमेशा डिसीजन आपको ऑन टेबल लेना पड़ता है, और जो रिपोर्ट से, चाहे वो अल्ट्रासाउंड की हो चाहे सीटी की हो, उससे बहुत बार अलग होता है। अच्छा, वो स्टूडेंट्स एमबीबीएस के जो सर्जन बनना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, मैसेज ये है कि अपनी काम को सिंसियरिटी से करिए, सामने वाले को इंसान, और ये समझिए कि मान लीजिए आप उसकी जगह होते तो आप क्या उम्मीद करते। प्लस बेस्ट करने की कोशिश समय के हिसाब से भी, और नए जो अब चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से करिए, फिर भगवान सहायता करता ही है और आपको सब कुछ मिलता है। अच्छा, स्कूलिंग के बच्चे जो 9-10 से नीट की प्रिपरेशन करते हैं, वो उस मतलब एक बड़ा एग्जाम है, बच्चे बेचारे छोटे होते हैं, तो वो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें? देखिए, मैं थोड़ा सा अजीब बोल सकता हूं, इतनी अलीड ब्रांचेज हैं कि बच्चों को वो भी सोचना चाहिए। नीट के चक्कर में, सिर्फ नीट के चक्कर में, लिमिटेड सीट्स में लंबी जर्नी करने में, मतलब शायद बाकी हम सोच नहीं पाते। जैसे कि बहुत सारी हैं कि एक अच्छे टीचर या प्रोफेसर या सीए जिनके एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, या और भी कुछ ब्रांचेज हैं, तो मतलब, और अगर नीट करना ही है तो आपको 2 से 3 साल प्रिपरेशन के लगते हैं। चाहे आप 10th से शुरू करें तो आप 12th के बाद निकाल सकते हैं या 1 साल बाद, और अगर आपने 12th से शुरू किया तो 2 साल लगेंगे। लेकिन 12th से शुरू करने के बाद में 2 साल बाद आपको डिप्रेशन आता है, क्योंकि आपको लगता है आपके साथ वाले तो निकल गए या बैठ गए। फिर आपको लगता है मैं कैसे पढ़ूं, मेरी उम्र हो रही है। 10th 11th 12th एक ऐसा होता है कि उसमें आपको पढ़ना ही है, क्योंकि 12th करना ही है। तो आजकल जो कोचिंग का मॉड्यूल चल रहा है वो ये है कि वो 10th से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वही एक तरीका। और हिम्मत तो देखिए आपको जिंदगी भर रखनी, आप भी रख रहे हैं, मैं भी रख रहा हूँ, बिना उसके तो कुछ है नहीं। भाई, आपके सामने डेली ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते होंगे जो शायद पहले ना आते होंगे। हाँ। और फिर भी हिम्मत दिखा के इलाज तो करना ही है। करना, मतलब ये नहीं कर सकते कि हम छोड़ के भाग जाएं। हाँ, तो ये होता है। अच्छा, कोविड के बाद लोगों ने, एक्चुअली कोविड के बाद ही लोगों ने हेल्थ को ना सीरियसली लेना सीखा है। तो कोई हेल्थ टिप्स कि मैं तो ये कहता हूँ डॉक्टर्स के पास जाना ही ना पड़े? हाँ, नहीं, ये सबसे अच्छी बात है हमारे लिए। इसमें प्रिवेंशन होता है कि आप हर चीज से बचने की कोशिश करें। उसके लिए देखिए बेसिक ये है कि एक तो उसमें एक ये है कि इनिशियल से आपसे से बच्चों को, जब भी ऐसे कभी आप यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोचें, क्योंकि इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड टफ एग्जामिनेशन, तो मेरी बहुत लोगों से मुलाकात हुई जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं। सबका कहना था कि आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखनी है पर डे, मिनिमम 1 आवर की। तो बच्चों को अच्छी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो दौड़ना हो, या मिनिमम वॉक हो, और बड़ों को भी
हालांकि हम भी आज भाषण दे रहे हैं, अब हम करते हैं, पर पहले नहीं कर पाते थे। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्लस जब टाइम मिले और आप मस्ती के मूड में हो तो फुल मस्ती करिए, मेंटली प्रेशर नहीं होना मेंटली चाहिए। प्रेशर नहीं। अच्छा, खाने की कोई टिप्स, आखिरी सवाल मेरा। देखिए, हमारे में एक कहते थे हमारे जो बॉस लोग कि 3-4 चीजें अगर जिंदगी से थोड़ी सी कम कर दें, वो है हरी, वरी एंड करी। हरी मीन्स कि हर चीज में आतुरता, जल्दबाजी। भले ही आप बैठे हैं शांति से, लेकिन आपको लग रहा है ये नहीं हुआ, मैं पहुंचू तो जल्दी पहुंच जाऊं, स्कूटर है तो 2 मिनट जल्दी निकल जाऊं, ये आगे सवारा क्यों आ गया। वरी, अब क्या करूं मैं, अब ये दिक्कत हो गई, अब देश का क्या होगा, अब मोहल्ले क्या होगा, वो आदमी ने ऐसा कर दिया, मेरा क्या होगा, उससे टकरा गया, कहीं रास्ते में ना मिल जाए। थोड़ा रिलैक्स। एंड करी, स्पाइसी चीजें और ऑयली चीजें कम करते हैं, तो मोटा मोटा 3 में बहुत कुछ कवर हो जाता है। तो डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कम पड़ेगी। मतलब जरूरत तो पड़ती रहेगी। नेचुरल प्रोसेस है। इंसान के रूप में अगर भगवान कृष्ण भी आए तो तीर लगा, इन्फेक्शन फैला और वो भी चले गए, तो हम आप तो फिर रियल इंसान है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। आपने, आप लोग देखते रहिए समाचार 24। मैं फिर मिलूंगा एक और शो में, एक और स्पेशल गेस्ट के साथ।